हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आरटीआई के बारे में। जैसे जानते हैं यूपीएसआई में आरटीआई का भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आरटीआई से क्वेश्चन आता है। तो आरटीआई का जो फुल फॉर्म होता है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि 2005 में जो ये आया था आरटीआई, सूचना का अधिकार नियम, ये 2005 में आया था। जो जो आरटीआई है, सबसे पहले हमारे जो ये अधिकार है वो मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। सूचना का अधिकार जो आर्टिकल 19 के 1 के अंतर्गत आता है, बताया गया है। और आरटीआई का जो आया था ये सबसे पहले ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आया था। और जो आरटीआई का जो दायरा है वो सरकारी विभागों से जानकारी लेने के लिए होता है। और आरटीआई का इतिहास है जो विश्व तथा भारत में दोनों सब पर लागू होता है। और जो आरटीआई सबसे पहले कहाँ पर ये मांग उठी थी, तो 1766 में पहले स्वीडन में ये मांग शुरू हुआ था कि मांगा गया था कि ये एक सूचना का अधिकार होना चाहिए कि हम कोई भी गवर्नमेंट से जो जैसे कि किसी की मृत्यु या बॉडी के सूचना लेनी हो, किसी जैसे कि भ्रष्टाचार से खिलाफ, तो उसके लिए आरटीआई आया था सूचना का अधिकार के लिए। तो ये आरटीआई का जो जन्म है वो 1766 में स्वीडन में हुआ था। भारत में आरटीआई की मांग कब से हुई? जो सबसे पहले राजस्थान में हुआ। जो आरटीआई की मांग था वो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। अब भारत में आरटीआई का प्रचलन कब हुआ? 1990 के दशक में हुआ था। ये कब पॉपुलर हुआ आरटीआई? ये हुआ था एमकेएसएस, यानी कि ये मजदूर किसान शक्ति, उस समय मजदूर किसान और शक्ति का आंदोलन होता है। उस समय आरटीआई की मांग हुई थी 1990 के दशक में। आरटीआई एक्ट लागू करने वाला जो सबसे पहला राज्य था वो तमिलनाडु था और दूसरे पर गोवा। आरटीआई एक्ट महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जानते, ये 15 जून 2005 में लागू हुआ था। और अधिनियत मतलब तारीख से ये अधिनियत हुआ था, मांग उठी थी। और जब लागू हुआ तो ये 12 अक्टूबर 2005 में ये लागू हुआ। जो आरटीआई एक्ट है वह पारित होने के लिए 120 दिन का समय होता है। उसके बाद ये अधिनियत माना जाता है, लागू माना जाता है आरटीआई। तो गाइस जानते हैं ये, इसमें हमने एक नोट्स बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम व्यू से देखा जाएगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसी बहुत सी अभी हमने आरटीआई और उसके बाद हमने एनएसए कैसे लागू होता है किस तरह से, तो हमने ये बनाया है जो परीक्षा की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने अभी आज के लिए सिर्फ पढ़ेंगे आरटीआई में कुल कितने चैप्टर हैं और आरटीआई में कुल कितने अध्याय हैं, तो ये सबको जानेंगे बारीकी से। आरटीआई में कुल धाराएं जो हैं वो 31 हैं और जो अनुसूचियाँ हैं इसमें 6 हैं। और इसमें जो चैप्टर होते हैं इसमें चैप्टर नहीं हैं, इसमें अनुसूचियाँ हैं 6 हैं और इसमें कुल धाराएं 31 हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं इसमें हमने कॉपी में लिखा है जो यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। और देखिए, और हमने लिखा है कि जैसे अनुच्छेद 1 में धारा 1 में जो है संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ है जो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। और सूचना का अधिकार अधिनियम, ये सूचना का अधिकार अधिनियम है जो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। और सेक्शन 2 था जो परिभाषाएं हैं, जो सेक्शन 2 के एक है जो समूची सरकार, यानी कि जो पूरा जो धाराएं हैं ये पूरे केंद्र पर सरकार पर राज्य दोनों पर लागू होता है। संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारें जो होती हैं वो ये लागू करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती हैं।
इसका सेक्शन 2 का 5 है, उसमें बताया गया है कि सक्षम प्राधिकारी का, यानी कि एक कंप्यूटर अथॉरिटी कौन कौन जो होगा, जो इसके दायरे में आएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष आते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय CJI भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय CJI उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और प्राधिकरण के मामलों में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक आते हैं। तो ये 2 का 5 हो गया, ये 2 का सेक्शन 2 का ये है, जिसमें समुच्चय सरकार के आते, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आती है, और सेक्शन 1 में है जो ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेक्शन 2 का 6 ये सूचना इंफॉर्मेशन की परिभाषा है। इसमें आता है सूचना क्या है, मतलब सूचना में क्या क्या आते हैं। तो उसमें बताया गया है कि कोई भी मटेरियल, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जिसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, वो सब जैसे आते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट आते हैं, दस्तावेज, ज्ञापन आते हैं, ईमेल आता है, उसको ओपिनियन, फैसला यानी एडवाइस, प्रेस विज्ञापित आता है, प्रेस जो रिप्लेस होता है वो सब आता है, और परिपत्र आता है, सर्कुलर, आदेश, और संविदा, निजी मॉडल्स, आंकड़े संबंधी सभी जानकारी इसी प्राइवेट में जानकारी में आती है। मैंने यानी कि सब ये इसके दायरे में आ जाएगा। जो सूचना का अधिकार नियम है, ये सारी चीज़ें ये सेक्शन 2 के 6 में आ जाएगा, सेक्शन 2 के 6 में आ जाता है। और उसके बाद 2 का 7 है, जो लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा उसमें बताता है कि लोक प्राधिकारी अथॉरिटी का क्या भूमिका निभाया जाता है। तो लोक प्राधिकारी जो होता है वो निकाय बॉडी, यानी कोई संस्था या NGO जैसे गैर सरकारी संगठन होते हैं। लोक प्राधिकारी जो PA के लिए उनकी शर्तें होती हैं, ये शर्तें होती हैं, और वो होती है संविधान ये होती हैं, जो शर्तें होती हैं लोक प्राधिकारी PA के लिए शर्त होती हैं। ये प्राधिकारी संस्था, निकाय, NGO जो PA जो होती है, मतलब इनके दायरे में कौन कौन आते हैं, संविधान और संसद, विधानमंडल और सरकार आती है, द्वारा ये गठित किया जाता है। लोक प्राधिकारी के जो कोई भी संस्था या NGO सरकार है, वो सब लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये 2 का 6 था, ये 2 का 6 है, और ये 2 का 7 था, हमने आपको बताया। और उसके बाद ये है RTI का सेक्शन 2 का J, यानी कि J10 है। तो सूचना का अधिकार RTI का इसमें परिभाषा है। फिर उसके बाद अब उसके बाद सेक्शन 3 आ गया, यानी कि धारा 3 में है सूचना का अधिकार में हर भारतीय नागरिक को प्राप्त है, सेक्शन 3 में बताया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी RTI के तहत सूचना मांग रहा है, यानी कि इसमें कोई भी सूचना जो मांग रहा है वो सिर्फ इंडियन हो, सिर्फ भारतीय केवल इंडियन लोगों की ही RTI प्राप्त है। और जैसे और विदेशों कोई मांगेगा तो उसको नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ भारत के लोगों को ही RTI प्राप्त है। सेक्शन 3 के धारा में ये बताया गया है। अब सेक्शन 4 है, जो लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं, ये कार्य करने की जरूरी है। पहला है डॉक्यूमेंट्स, जानकारी को सुव्यवस्थित ढंग से हर समय सूचना देने के लिए तैयार रखना होगा। हाँ, तो पहला डॉक्यूमेंट है कि को जानकारी सुव्यवस्थित ढंग से हर समय सूचना देने के लिए तैयार रखना होगा, ये डॉक्यूमेंट्स में आता है। दूसरा होता है कि जानकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी सेव रखना होगा। जो लोग प्राधिकारी की जो बाध्यताएं हैं, वो मतलब वो इन सब जानकारियों को डॉक्यूमेंट के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव कर सकता है।
सेव करना होगा। और जो उसके बाद सेक्शन 5 जो है वो लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम हैं। जैसे लोक प्राधिकारी अपने अधीन न्यायालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य को तैनात करते हैं। मतलब कि जो लोक प्राधिकारी होते हैं केंद्रीय लोग, वह अब राज्य के लोगों को तैनात करते हैं। कितनी संख्याएं जितने ज़रूरी होंगे वो अपने कर्मचारी होंगे उनको वो तैनात कर सकता है। और सेक्शन 6 में है आरटीआई द्वारा सूचना मांगने का अनुरोध। सेक्शन 6 के द्वारा आपको या आरटीआई के द्वारा सूचना मांगने का अनुरोध कर सकते हैं। तो उसमें बताया गया यदि कोई आरटीआई के माध्यम से सूचना चाहता है तो आवेदन करेगा। कैसे? लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्मेट में भी सेव कर सकता है। उसके बाद शेष या भाषा हिंदी के रूप में अपनी राजभाषा में फीस देनी होगी, यानी कि 10 रुपये। आरटीआई अगर कोई सूचना मांग रहा है तो उसको 10 रुपये उसे हिंदी में या कोई भी राजभाषा के रूप में अपने कर सकता है। कोई भी भाषा, भारत में 28 राज्य हैं तो और 22 भाषाएँ हैं, तो उसके अनुसार कोई भी जो भाषा आपको आती होगी उसकी भाषा में और आरटीआई यानी कि कोई पत्र लिखकर आप 10 रुपये देकर आपको उसकी जो फीस होती है 10 रुपये होती है, इससे आप सूचनाएं मांग सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 7 है जो धारा सेक्शन 7 है वह अनुरोध आवेदन की निपटारा है। कितने दिनों में सूचना देना जरूरी है ये बताता है सेक्शन 7। उसके बाद आवेदन के 30 दिन के भीतर जानकारी देना जरूरी है। जब आप आवेदन कर रहे हैं उसके जो आवेदन जिसे आवेदन कर रहे हैं उसको 30 दिन के भीतर आपको जानकारी देगा। यदि मामला किसी जीवन स्वतंत्रता या समुचित है, यानी कि अगर जीवन के मामले हैं कि कोई ज़्यादा गंभीर समस्या है तो वो 48 घंटे में ही आपको सूचना प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा ये बता रहे हैं। यदि 30 दिन के भीतर सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देता है तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया है, यह माना जाएगा। अगर आपको 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलती है तो रिजेक्ट माना जाएगा। और सेक्शन 8 है जो वे अभी सूचनाएं जो आरटीआई के तहत एवं नहीं दी जाएगी। वे सूचनाएं जो आरटीआई के तहत तथा के दायरे में आ जाती नहीं दी जाएगी। मतलब कि जो सूचना जो आरटीआई के तहत नहीं दिया जाना चाहिए वो कौन से हैं? जैसे है देश की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता से रिलेटेड रहेगा, या सुरक्षा या देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक और आर्थिक हित से रिलेटेड, विदेशों से रिलेटेड, या कोर्ट या एजेंसियाँ किसी जानकारी को देने से मना कर दें। विदेशी सरकार में द्वारा विश्वास में दी गई जानकारी या किसी जीवन की खतरा या सरकारी सुरक्षा को खतरे में मंत्रिमंडल के कागज पत्र, मतलब ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये सब को एक आम इंसान को जानकारियाँ नहीं मिल सकती हैं। ये जो सेक्शन 8 है ये मना करता है कि आपको ये सब जानकारियाँ नहीं दी जाएगी, तो ये बताता है। उसके बाद है आपका सेक्शन 12 है। उसके बाद सेक्शन 12 है आपका। इसमें है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। इसमें है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है, CGC। कौन करेगा? ये केंद्र सरकार करता है। आयोग में कौन होगा? एक मुख्य सूचना आयोग होता है, अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए एक समिति होगी। समिति में कौन होंगे? 3 सदस्य होंगे समिति में। एक अध्यक्ष होगा भारत का प्रधानमंत्री, और एक सदस्य नेता विपक्ष का होगा, और एक सदस्य होगा पीएम द्वारा सुझाया हुआ मंत्री, मतलब पीएम के द्वारा कौन सुझाया मंत्री होगा, और एक नेता विपक्ष होगा, और एक भारत का प्रधानमंत्री। इनके द्वारा ये जो सूचना आयोग गठन होगा, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होगा सेक्शन 12 के तहत। और सेक्शन 13 है, ये है कि पदवाधि यानी कि कार्यकाल और शर्तें हैं। टाइम पीरियड जो है CIS का
इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त जब से पद पर रहेगा तब, जो मुख्य सूचना आयुक्त है या केंद्रीय सूचना आयुक्त है, जब अपने पद पर रहेगा तब क्या हो सकता है, जब तक सरकार चाहे और यह 65 वर्ष की आयु तक, वो दोनों में से जो भी चाहे वो अपने पद पर रह सकता है। उनका जो कार्यकाल है वो इनका मतलब जो या तो 65 वर्ष पूरा कर लिया है या तो जब तक चाहे वो रह सकता है, दोबारा नियुक्ति नहीं है। 2019 में एक संशोधन हुआ जिससे मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते, अन्य सेवाएं की शर्तें हैं जो केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। जैसे 2019 में एक संशोधन हुआ था RTI का, उसमें ये बताया गया कि केंद्रीय सूचना आयुक्त वेतन और भत्ते और जो अन्य सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी, इसमें बताया गया।